गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट फंक्शन को पढ़ा था। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या था? टू प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स और बेसिक रूल्स दैट अलो फॉर अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन ये था कि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स प्रोवाइड करें ताकि हमारी सोसाइटी में जो डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, डाइवर्सिटी वाली पॉपुलेशन रहती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड फंक्शन को पढ़ेंगे। अब आपका टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पावर। यानी कि हमारी सोसाइटी में डिसीजन लेने का पावर किसके पास होगा। यानी कि जिस रूल के बारे में, जिस बेसिक रूल के बारे में हमने अभी पढ़ा था, वो रूल्स बनाने का अधिकार किसके पास होगा? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच a state is constituted or governed. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. यानी कि हमारा संविधान उस बेसिक प्रिंसिपल्स हमें देता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार एक स्टेट को बनाया जाता है या फिर एक स्टेट गवर्न होती है, यानी कि शासित होती है। फंडामेंटल रूल्स क्या है? फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स को लेके हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक तो फंडामेंटल रूल्स है क्या, दूसरा किसको अधिकार है फंडामेंटल रूल्स बनाने का। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी। ये फंडामेंटल रूल्स क्या हैं? सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए जो फंडामेंटल रूल्स हमें चाहिए, वो फंडामेंटल रूल्स है क्या। दूसरा, व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल। इन रूल्स को फंडामेंटल्स बनाता ही कौन है। यानी कि बेसिक रूल्स क्या हैं और उन्हें कौन बनाएगा। इस चीज को जो क्लैरिफाई है, वो क्लैरिफिकेशन भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है। जैसे कि मानते हैं कि सोसाइटी है, एक सोसाइटी में रहने वाले लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि एक्स रूल उनके ऊपर गवर्न हो, यानी कि एक्स रूल्स हो सोसाइटी के लिए। कुछ ग्रुप वाई वो चाहेंगे कि उनके ऊपर वाई रूल गवर्न हो, और कुछ लोग चाहेंगे कि उनके पास जेड रूल गवर्न हो। यानी कि जरूरी नहीं कि हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं सभी को एक ही रूल पसंद हो। किसी को एक्स रूल पसंद हो सकता है, किसी को वाई रूल, और किसी को जेड रूल पसंद हो सकता है। अब कुछ ऐसे बेसिक रूल बनाने पड़ेंगे जो सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को पसंद आए, यानी कि वो उसे एक्सेप्ट कर लें। विच रूल्स इज बेस्ट फॉर सोसाइटी, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व्ड, हु हैव फाइनल अथॉरिटी। विच रूल इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी, एक्स वाई जेड में से कौन से रूल सोसाइटी के लिए बेस्ट रहेंगे। हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व, डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे। एंड हु हैव फाइनल अथॉरिटी, किसके पास ये फाइनल अथॉरिटी होगी कि सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स है उसे सॉल्व किया जाए। वो रूल्स बनाने की फाइनल अथॉरिटी, ऐसे रूल जो सोसाइटी में रहने वाले सभी सेक्शन को एक्सेप्टेड हो। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स एंड गिव्स आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हमारे मन में राइज हो रहा है, हम उन सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलेगा। इन मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क का मतलब होता है राजा। इन मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क किंग हैव पावर टू डिसाइड। जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मोनार्क जो राजा है उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि सोसाइटी के लिए कैसे रूल्स चाहिए, कैसे रूल्स बना के देगा। यानी कि जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनार्की सिस्टम था, हम जानते हैं कि राजा या किंग के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए रूल्स बना के देगा। ओल्ड सोवियत यूनियन, हम जानते हैं सोवियत जो संघ है, सोवियत यूनियन है, वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था और उससे 15 नए स्टेट्स बने, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा स्टेट था। ओल्ड सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट सिस्टम था और वहाँ पर ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी के पास फाइनल अथॉरिटी थी
कि वो सोसाइटी के लिए रूल्स बना के दे। इन ओल्ड सोवियत यूनियन ओनली वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हैज गिवन पावर ऑफ डिसीजन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो भी देश हैं, जो भी कंट्रीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, उनमें फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? पीपल्स हैव डिसीजन पावर। लोगों के पास फाइनल अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो क्या फिर हम सब डिसीजन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं कर पाते। ओल्ड ग्रीक रिजिम जो था, जहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, नगर राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, जहाँ पॉपुलेशन कम होती थी, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। पर आज जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंट्रीज का आकार बहुत बड़ा है, ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने के बावजूद भी पीपल्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट कर रहे होते, पर डायरेक्टली हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट कर रहे होते डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। पीपल्स हैव डिसीजन पावर। प्रॉब्लम, वही जो प्रॉब्लम हमने अभी पढ़ी थी। एवरीवन गिव्स वोट इन इच मैटर, इज इट पॉसिबल इन टूडेज पॉपुलेटेड कंट्री? जैसे हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीपल्स, लोगों के पास ये अधिकार है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। तो क्या आज की डेट में जो पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पॉसिबल है कि हर इंसान को हर डिसीजन के लिए वोटिंग करवाया जाए? ऐसे में तो कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी महीने का वक्त लग जाएगा, और वे इम्पॉसिबल ही, एक तरह से सोच के देखिए तो इम्पॉसिबल ही है कि हम जो है हर डिसीजन के लिए लोगों से वोटिंग करवाएं। In ancient Greek society, peoples directly vote in law-making process, but it is difficult in today's context. Ancient Greek society में वहाँ पे जो states होते थे, वहाँ पे decision making में जो population है, adult population है, वो law making में directly participate करते थे, जो कि आज possible नहीं है। Should everyone agree law making by representative? क्या जो लॉ बनाया गया, क्या वो जो लॉ बनाए जाते हैं, क्या उस पर सब एग्री होते हैं? लॉ मेकिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे लॉ बनाते हैं, क्या हम उस पर एग्री होते हैं सब लोग? क्या वो जिनको हमने रिप्रेजेंट करके भेजा है वो हमारे लिए सही लॉ बनाते हैं? कई बार हो सकता है कि वो ऐसे लॉ बनाते हैं जो हमें ही नापसंद हो। ऐसे में हम क्या करेंगे? हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड? ये रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कैसे होगा? हम अगर डेमोक्रेसी है, हम खुद लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो फिर इन रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कैसे होगा? इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। In India, elected body parliament have डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग पावर। इंडिया में आपने देखा कि हमारी जो पार्लियामेंट है, जहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उन्हें लॉ मेकिंग का हमने अथॉरिटी दे रखी है। अगर वो लॉ ऐसा बनाते हैं कि हमें अगर मंजूर नहीं होता तो हम उसके लिए कोर्ट जाते हैं या फिर हम अपोज करते हैं। सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in a society. It decide how government will be constituted. अब जो सेकेंड फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है, ये क्लेरिफाई करता है कि डिसीजन मेकिंग का पावर सोसाइटी के लिए डिसीजन मेकिंग करने का पावर किसके पास है। जैसे अगर हमारे देश में ये डिसीजन मेकिंग का पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, और ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, जो गवर्नमेंट को पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गवर्नमेंट को जो पावर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के पावर में लिमिटेशन भी लगा दी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को पावर भी देता है ताकि वो लॉ बनाए, और दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही उनके पावर पे लिमिटेशंस भी लगाती है ताकि वो जो है डिक्टेटर ना बन जाए, हमारी गवर्नमेंट डिक्टेटर ना बन जाए। सम अनफेयर रूल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम देखते हैं कि दुनिया में
अलग अलग देशों में कुछ हमें अनफेयर रूल्स भी देखने को मिलता है, जैसे प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। देखिए हमारे देश में तो ऐसा अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि हम अपने देश इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पर ऐसा कोई रुकावट या प्रोहिबिशन नहीं है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पाए। पर बहुत से ऐसे कंट्री थे जहाँ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में उन्हें रुकावट पैदा होती थी। ओल्ड जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर, हमने जानते हैं कि हिटलर के पीरियड में जर्मनी में ज्यूज के साथ किस तरह से भेदभाव होता था। यू हैव टू वेयर पर्टिकुलर क्लोथ्स, सम कलर्स वेयर प्रोहिबिटेड। अगर ऐसा हो कि हमने जिस गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट करके भेजा है वो ऐसे रूल बना दे कि हम पर्टिकुलर कलर्स के क्लोथ पहने या इस कलर के क्लोथ ना पहने, कोई स्पेशल कलर के क्लोथ पहने या कुछ कलर को बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए, या यू आर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग। अगर वो इस तरह के कानून बना दे कि हम कुछ टाइप के गाना गाने के लिए, मतलब कुछ टाइप के गाना गाने के लिए फ्री ही नहीं है, या सम कास्ट हैव टू सर्व अदर। अगर ऐसे रूल बना दे कि कुछ कास्ट को दूसरे कास्ट को की सेवा करनी है, सर्विस देनी ही है। जैसे पुराने टाइम में जब अनटचेबिलिटी था इंडिया में, तब दलितों को ये फोर्स किया जाता था कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो अपर कास्ट है उनकी सेवा करनी ही है। तो अगर सोचिए, अगर हमने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजा, अगर वो इस तरह के कानून बना देती है कि हम पर्टिकुलर कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, या फिर हम अपना धर्म मान पाएंगे नहीं मान सकते, या फिर हमें हमारे यानी फ्रीडम है हमारी, अगर वहाँ पे रुकावट पैदा करने लगे तो क्या करें। सम वुड नॉट अलो टू रिटेन प्रॉपर्टी। अगर ऐसा रूल बन जाए कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ कास्ट को ये कह दिया जाए कि वो जो संपत्ति नहीं रख सकते, जैसे जर्मनी में ज्यूज को बोल दिया गया था कि वो सारी संपत्ति छोड़ के जो कंसंट्रेशन कैंप है, घेटोज वगैरह हैं, उनमें जाके रहेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किन कलर यू वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम राइट्स। जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका में स्किन कलर के अकॉर्डिंग जो ब्लैक्स थे वहाँ पे उन्हें बहुत से राइट्स नहीं दिए जाते थे जो कि वहाँ के वाइट्स को मिलते थे। तो हमने देखा कि कई बार हिस्ट्री में कई कंट्रीज में हमें पुराने टाइम में कई कंट्रीज में हमें ये देखने को मिला है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ही लोगों के साथ भेदभाव किया। अब तो हम इस तरह के जो भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है, पर हमने अपने एंशिएंट पीरियड में या पुराने समय में देखा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने ही लोगों के साथ भेदभाव किया है। अगर गवर्नमेंट इस तरह का काम करने लग जाए, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि आज भी अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह के काम करने लग जाए कि वो पावर में आने के बाद अपनी सभी जनता के साथ समानता का व्यवहार नहीं करे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर अगर उनको रोकने के लिए वो या फिर हमारे जो गवर्नमेंट इस तरह का काम करे, इस तरह के रूल्स बनाए जिससे कि सभी के साथ इक्वालिटी का बिहेव हो। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी गवर्नमेंट को पावर देता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके पावर में लिमिट्स भी लगाता है, यानी कि उसको एक तरह से उसकी सीमाएं निर्धारित करता है। थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट सम लिमिट्स on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in sense that government may never trespass them. यानी कि to set some limits on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that a government may never trespass them. Okay? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट के काम पे कुछ लिमिट्स रखता है, कुछ उसकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं, कुछ अंकुश निर्धारित कर देता है, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हम लोग के वो वायलेट ना हो, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो और सबको इक्वालिटी मिल सके। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमने पढ़ा कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स
दिए गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारी हमारी सरकार जो है हमारे राइट्स सरकार पे अंकुश रखने के लिए, तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स, जनता को फंडामेंटल राइट्स देने का काम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये इसलिए करता है ताकि गवर्नमेंट के पावर को में लिमिटेशन रखा जाए। टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सिटीजन्स आर गिवन फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने? टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजन्स आर गिवन फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत से, जैसे आपने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट अगेंस्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे जो कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन राइट्स को हमें इसलिए दिया गया है ताकि